हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट ग्रुप शुरू करने वाले हैं जो है ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली। अब हेलोजन फैमिली को हेलोजन फैमिली क्यों बोलते हैं बेटा? हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, दो दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो ये कैसे एलिमेंट्स बनाते हैं जो जनरली सॉल्ट्स बनाते हैं? सबसे अच्छा एग्जाम्पल NaCl। NaCl क्या होता है? हमारा सॉल्ट होता है ना, ठीक है, सॉल्ट होता है हमारा NaCl, ठीक। सो जो ये हैं ये सॉल्ट बनाते हैं जनरली एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें बच्चे? देखो आपका आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ठीक है। इसको क्या पढ़ते थे हम? फिर कल बारात आई अटल की, फिर कल बारात आई अटल की। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। हेयर एस्टेटाइन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर बेटा, ठीक है। तो इसको जनरल प्रॉपर्टीज में हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, ठीक। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है? NS2NP5, NS2NP5, ओके। तो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में क्या आएगा? हीलियम 2s2 2p5, क्लोरीन में नियॉन 3s2 3p5, आर्गॉन में 3d, ठीक है। आर्गॉन में क्या आया? 3d10 4s2 4p5, वैसे ही क्रिप्टॉन एंड आफ्टर दैट जीनॉन, ओके। लग गया पता, ठीक। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ओके। जो सी है बेटा इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ हैलाइड सॉल्ट्स, ठीक है ना। सी में सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? हैलाइड सॉल्ट्स मिलते हैं बेटा, ठीक है ना। फ्लोरीन इज फाउंड इन बोन्स एंड टीथ। फ्लोरीन किस में मिलता है? हमारे बोन्स में और हमारे टीथ में फ्लोरीन होता है, ठीक है। एंड आयोडीन इज फाउंड इन सीवीड्स, कैसे? लेमिनेरियन स्टार्च के रूप में मिलता है सीवीड्स में, लेमिनेरियन स्टार्च होता है बेटा, उसमें आयोडीन मिलता है, ओके, ठीक है। अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये सारे क्या आते हैं? नॉन मेटल्स आते हैं, ठीक। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सारे के सारे क्या हैं बच्चे? ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। जिनमें फ्लोरीन और क्लोरीन बेटा कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैशियस इन नेचर है। ब्रोमीन इज लिक्विड, ये एक्सेप्शन है बच्चा, पेपर में बड़ी बार आ जाती है। ब्रोमीन इज लिक्विड इन नेचर। आयोडीन सॉलिड होता है बेटा, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन आपका सॉलिड होता है, ओके। और फ्लोरीन एंड क्लोरीन तो क्या कैसे होते हैं बच्चे? गैशियस होते हैं। लग गया पता? बाकी हैं सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। इसमें से जो एस्टेटाइन है बेटा वो मेटलॉइड आता है, ठीक है ना। एस्टेटाइन क्या है? मेटलॉइड आता है। मैंने बताया था ना आपको वो वाला ट्रिक, सारा पीछे भावना फर्स्ट लेक्चर में जब हमने नाइट्रोजन फैमिली करी थी। भावना, सीता, गीता सब ट्यूशन आती हैं, ठीक है ना। आती है मतलब एस्टेटाइन, ठीक, ओके, ठीक है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज। तो फर्स्ट हम अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा तो हम जब ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो देखो मेटल तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या आ जा रहा है? ये मेटलॉइड आ जा रहा है। तो हल्का सा मेटालिक करेक्टर मतलब क्या हो रहा है? मेटलॉइड क्या होते हैं? जिनमें मेटालिक करेक्टर भी हो और नॉन मेटालिक करेक्टर भी है, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ को हल्का सा मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। उसकी वजह से वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ेंगी तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट करेंगे, जो नेक्स्ट है हमारा, हम वो बात करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बेटा। तो अब तो हमें इतनी फैमिलीज कर ली, अब हमें पता लग गया कि हम जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सीधे ही क्या बन रहे हैं? ये 2s2, ये 2p5, ये 3s2 3p5, सीधा ही एक शेल क्या हो जा रहा है बेटा? इंक्रीज हो जा रहा है। इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 5th शेल आ जाएगा, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे इसमें एक ही शेल था, ठीक है, इसमें एक ही शेल था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये देखो, ठीक, ये देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो रहा है? पहले मान लो यहाँ पे है
ठीक है ना। ये 2s ये फर्स्ट है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ठीक है। ठीक, मैं ये चेंज कर देती हूँ कलर, है ना। ये देखो सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। पहले इलेक्ट्रॉन 2s इसमें था 2p में, फिर थर्ड शेल में गया, फिर फोर्थ में। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है बेटा, डिस्टेंस बढ़ रहा है। और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो है न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रही है, पकड़ क्या हो रही है, थोड़ी कम हो रही है। इससे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। समझ आ गई बात। तो टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियाई क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अब खुद ही देखो तुम, जब एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, मतलब लास्ट का इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ कहीं है, इतनी दूर, तो न्यूक्लियस से उसकी पकड़ क्या होगी, बिल्कुल ढीली होगी, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, रिमूव कर सकते हैं। तो ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए ना इसको, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। समझ आ गया। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन को चाहिए, फिर क्लोरीन को, फिर ब्रोमीन को, और सबसे कम चाहिए आयोडीन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने बार बार बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करवाना है, हमने शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है, तो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। और इसको नेगेटिव में लेते हैं। नेगेटिव इसलिए लेते हैं ना क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज का साइन हम नेगेटिव से रखते हैं। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड जाते जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाती है, कम नेगेटिव होती जाती है। जैसे यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव, फिर कम नेगेटिव, कम, मतलब नीचे की तरफ को डिक्रीज होती जाती है वो। समझ आया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नीचे की तरफ को डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन आता है, आपने +1 में भी किया है कि आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट हैज़ नेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैंने क्या बोला, नीचे की तरफ को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। तो फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से, ये ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है ना, ये मोर नेगेटिव होनी चाहिए और ये लेस नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन होता उल्टा है बेटा, ठीक है। होता क्या है, जो फ्लोरीन है, सॉरी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होती है बच्चे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। और ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। फ्लोरीन का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है बेटा, ठीक है ना। इतना छोटा है, एक तो इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन 2 इधर, फिर 7 p में आएंगे, ठीक है। तो बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन को आना होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतनी ज़्यादा, इतना छोटा साइज़ है। अब ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि मत आओ तुम हमारे में। एक तो हमें पहले इलेक्ट्रॉन के बीच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर नहीं है ना, साइज़ बहुत छोटा, इलेक्ट्रॉन पास पास ही पड़े हुए हैं, उनमें वैसे ही बड़ी बड़ी रिपल्शन है। बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो और ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगी, इसलिए अलाउ नहीं करेगा बाहर से इलेक्ट्रॉन आने के लिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत है, तो इसलिए ये क्या करेगा, इसकी ज़्यादा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है लेस नेगेटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ को जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और ये हमने बड़ी बार अब पढ़ लिया है, ओके। तो सबसे ज़्यादा वैसे भी पढ़ा है हमने कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट करके, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। नेक्स्ट हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं बेटा। बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो जो हेलोजन्स हैं बेटे वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो, ओके, ठीक। तो होना क्या चाहिए, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी हो जानी चाहिए, फ्लोरीन, क्योंकि छोटा साइज है तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जो एक्चुअल ऑर्डर है वो कैसा है बेटा, वो एक्चुअल ऑर्डर ये है कि फ्लोरीन की जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्लोरीन और ब्रोमीन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है बेटा। होनी सबसे ज़्यादा किसकी चाहिए थी, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की। पर होता ऐसा नहीं है, पहले क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन और फिर
कौन आता है, फिर आता है फ्लोरीन और उसके बाद आयोडीन आता है बेटा। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। जैसे साइज छोटा है तो बिल्कुल दो फ्लोरीन बिल्कुल पास पास है। अब देखो एक फ्लोरीन ये है, एक फ्लोरीन ये है, दोनों के बीच बॉन्ड बना है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे, तो 2 4 5 6 और एक 7 के साथ यहाँ बॉन्ड बना लिया है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 के साथ यहाँ पे उसने बॉन्ड बना रखा है। तो देखो कितने लोन पेयर है, एक तो साइज इतना छोटा, ऊपर से चारों तरफ से 6 लोन पेयर से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे कितनी ज्यादा रिपल्शन होगी बेटा, इतनी ज्यादा रिपल्शन है कि ये बॉन्ड क्या कर जाता है, ये ब्रेक कर जाता है बॉन्ड। ओके, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इसकी कम होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बेटा क्लोरीन और ब्रोमीन से कम हो जाती है ड्यू टू मोर रिपल्शन, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है, सब इतना याद रखो कि जिसकी सबसे ज्यादा रिडक्शन करने की कैपेसिटी होगी उसका ही सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। रिडक्शन करना क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी बेटा उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा होगा, और वो सबसे ज्यादा क्या होगा, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा। कंफ्यूजन है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो रही है समझने में। अब देखो सबसे पहले तुम ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को बेटा क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। मतलब खुद की वो क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। यही तो मैंने बोला कि जो खुद की रिडक्शन करेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव में वैल्यू होगी, ठीक है। जो खुद की रिडक्शन करेगा उसकी वैल्यू कैसी होगी, उसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव में होगी, ठीक है। जो खुद की रिडक्शन करेगा, जो खुद की रिडक्शन करेगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरों को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई जब दूसरों से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा तो फ्लोरीन है बेटा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है ना, किसी से इलेक्ट्रॉन, मान लो किससे ले रहा है, ये सोडियम से ही ले रहा है, ठीक है ना। तो देखो एक मिनट, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और किसको दे देगा, फ्लोरीन को, ठीक है। तो इसने ये क्या हो गया, इसने खुद की क्या कर ली, खुद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, तो खुद की कर ली रिडक्शन, और सोडियम की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। सोडियम हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने सोडियम की बेटा ऑक्सीडेशन कर दी क्योंकि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल के खुद को ले लिया और खुद की कर दी रिडक्शन, ठीक है। तो हेलोजेंस बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा, उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। लग गया पता, लग गया पता, ओके ठीक। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट बेटा लिथियम होता है, ओके। नेक्स्ट इनके हेलोजन एसिड्स की बात करते हैं। हेलोजन एसिड कौन से हैं, HF, HCl, HBr और HI हैं, ठीक है। कौन कौन है, HF, HCl, HBr और HI। अगर इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा, ठीक है, तो HI का मेल्टिंग पॉइंट होना क्या चाहिए था, ट्रेंड क्या होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा HI मेल्टिंग पॉइंट किसकी, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास बेटा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ती हैं, वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास जो है बेटा वो किसका है, HI का है। तो HI का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद HBr का होना चाहिए, फिर HCl का होना चाहिए और फिर HI का होना चाहिए। पर होता क्या है, होता ये है कि HI जो है वो यहाँ से उठ के कहाँ चला जाता है बेटा, HI यहाँ से उठ के यहाँ चला जाता है, ठीक है, यहाँ से उठ के यहाँ चला जाता है, एक मिनट,
यहाँ चला जाता है HF यहाँ पे। और वो होता क्यों है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है HCl और HBr से। और वो क्यों, क्योंकि HF में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो HI के बाद सीधा HF, फिर HBr और HCl। और ये किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF में जो फोर्सेस है वो स्ट्रांग हो जाती हैं, जिनकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। मेल्टिंग पॉइंट में तो फिर क्या हो जाता है कि ये 2 से ही ज़्यादा होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में तो HI को भी छोड़ जाता है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाता है, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl। होना क्या चाहिए था, HF को बेटा यहाँ होना चाहिए था। ठीक है ना, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था इसका। ठीक है, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि वो कहाँ चला जाता है, सबसे हायर लेवल पे चला जाता है। और इसकी वजह फिर वही H बॉन्डिंग, ये हमने पीछे भी सब में ही करा है ये चीज़। ओके, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ को जाते हैं बेटा, ठीक है, जैसे हम नीचे की तरफ को जाते हैं तो मैंने क्या बोला था, I का साइज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होएगी। देखो ये HI है, ये हाइड्रोजन तो सेम ही रहेगा, ये HBr है, ये HCl है और ये HF है, छोटा छोटा। ठीक है, ठीक, तो क्या है, जैसे हम नीचे की तरफ को जाते हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HF की होगी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड देखें ना तो HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर HCl, फिर HBr। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें बेटा तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। जिसकी बॉन्ड, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ मतलब जो बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा वही तो वही जल्दी नहीं टूटेगा ना, जो वीक बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, तो फिर स्टेबल कहाँ रहा। तो HF सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी भी इसकी हुई। ठीक है, नेक्स्ट रिड्यूसिंग करैक्टर देखते हैं हम। ठीक है, तो रिड्यूसिंग करैक्टर में सबसे ज़्यादा कौन, HI, फिर HBr, फिर HCl और HF। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, हाइड्रोजन और I के बीच डिस्टेंस बढ़ा जाता है, तो I बड़े इजीली अपना हाइड्रोजन क्या है सॉल्यूशन में दे सकता है। ठीक है, तो ये आज इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। आगे इनके ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।